हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुधा वर्मा आपके सामने जो चैप्टर है वो है आपके पास में इलेक्ट्रिक सर्किट वाला, कि जिसके अंदर विद्युतीय परिपथ के बारे में कैसे पढ़ेंगे, विद्युतीय परिपथ को कैसे सोल्व किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना लेक्चर है विद्युतीय परिपथ के बारे में पढ़ना। तो विद्युतीय परिपथ होता क्या है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले विद्युतीय जो परिपथ है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में विद्युतीय परिपथ, जहां आपके पास में ये लिख दिया, जिस जिस एग्जाम के अंदर टॉपिक का नाम विद्युतीय परिपथ लिख दिया उसमें सभी के लिए उपयोगी। ये नहीं है कि आपके पास में किसी एक ही एग्जाम के लिए उपयोगी है विद्युतीय परिपथ। ये सभी एग्जाम के लिए क्या होगी, आपके पास में ये टॉपिक उपयोगी होगा, चाहे वो आपके पास में रीट से संबंधित हो, चाहे वो आपके पास में कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हो, यहाँ तक कि स्कूल वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है। आसान से आसान लैंग्वेज के अंदर किस प्रकार से परिपथ को सोल्व किया जाता है वो देखेंगे आज हम। ठीक है, चाहे आपके पास में कंपटीशन के अंदर, चाहे रीट वाला जो एग्जाम चल रहा है अभी आपके पास में आने वाला है नेक्स्ट, उसके अंदर आपके पास में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है विद्युतीय परिपथ। अधिकतर बच्चों को आपके पास में फिजिक्स में ये विद्युतीय परिपथ वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा हार्ड ही लगता है कि सोल्व नहीं कर पाते। जिनके फिजिक्स बैकग्राउंड रहा है वो तो आसानी से सोल्व कर लेंगे, जिनके नहीं रहा उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे आसान से आसान लैंग्वेज के अंदर विद्युतीय परिपथ, इसके अंदर आपके पास में नाम में क्या आ रहा, परिपथ। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि परिपथ होता क्या है, परिपथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको कि परिपथ है क्या, किस तरीके से हम परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, कि परिपथ के अंदर कौन सा परिपथ हम मानेंगे और कौन सा नहीं मानेंगे। जैसे आपके सामने ये तार का इस तरीके से समूह बना दिया हमने, तार का XYZ कोई भी इस तरीके से, ये लो आपके पास में, क्या ये परिपथ नहीं है, खुला है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई एक सिरा वो दूसरे के साथ में जुड़ना जरूरी है। परिपथ के अंदर सामान्य क्या क्या लगाया मैंने, ये सिंबल लगाए, ये क्या होते हैं आपके पास में। तो इन अलग अलग के अंदर बैटरी का सिंबल किस तरीके से दिखाते हैं, प्रतिरोध के सिंबल को किस तरीके से दिखाते हैं, तो पहले ये बता देते हैं। तो किसी भी विद्युतीय परिपथ को सोल्व करने से पहले आपको परिपथ में उपयोगी आपके पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो परिपथ में उपयोगी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं आपके पास में परिपथ में उपयोगी। सबसे पहले आपके पास में बैटरी बनाओगे, क्या बनाओगे, बैटरी। ठीक है, तो बैटरी का सिंबल कैसे होता है, ये आपके पास में बड़ी डंडी और ये आपके पास में छोटी। जो बड़ी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और जो छोटी होती है वो क्या होती है भाई, नेगेटिव। तो बैटरी का सिंबल किस तरीके से, एक बड़ी और एक छोटी डंडी से खींचकर बताते हैं। बैटरी में आपके पास में सिंबल होता है किसी भी परिपथ के अंदर। फिर आपके पास में प्रतिरोध का सिंबल पता होना चाहिए। प्रतिरोध का सिंबल कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी विद्युतीय परिपथ में, इस तरीके से। ये क्या होता है, प्रतिरोध का। यदि आपके पास में ये प्रतिरोध है, यदि इसके ऊपर ये लगा दिया जाए कि आपके पास में परिवर्ती प्रतिरोध, क्या लगा दिया जाए, परिवर्ती प्रतिरोध, जिसका मान क्या हो आपके पास में लगातार चेंज हो, तो परिवर्ती प्रतिरोध को यदि आपके पास में किसी सर्किट डायग्राम में इस तरीके से सिंबल दिखाई दे तो वो क्या होगा, परिवर्ती प्रतिरोध, जिसका मान लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, अब उसी तरीके से यदि बैटरी के अंदर जिसका दिशा चेंज होती है वो भी पढ़ेंगे कि आपके पास में धारा की दिशा वो इसी से डिफाइन करते हैं। फिर आपके पास में परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। फिर आता है आपके पास में बल्ब को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास में परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो पता होना चाहिए ना कि बल्ब कहाँ है, ये आपका बल्ब है। ठीक है, फिर आपके पास में परिपथ में और क्या क्या आता है, ये बल्ब का सिंबल होता है। बल्ब के अलावा यदि आपके पास में संधारित्र हो, संधारित्र का मतलब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, 30-40-50 रुपए तक का आता है आपके पास में, जो एक सेल सा होता है जो पंखे के ऊपर लगा होता है। देखा ना, नहीं देखा तो थोड़े एक बार नजर ऊपर करके देख लेना। ठीक है, तो आपके पास में जो शेल सा लगा होता है उसे क्या कहते हैं, हम आपके पास में कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कैपेसिटर कहते हैं। अब आपके पास में देशी लैंग्वेज में आपने कंडेंसर कहा होगा, तो कंडेंसर भी यही है आपके पास में। कैपेसिटर क्या है, यहाँ पर आपके कंडेंसर है। ये घबराने की बात नहीं है कि कंडेंसर है, कंडेंसर कुछ और नहीं है, यही है। इसका जो सिंबॉलिक डायग्राम होगा, यहाँ पर तो दोनों जो डंडी बनाई है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। इसमें एक बड़ी और एक छोटी होनी चाहिए बैटरी में, इन दोनों में क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो एक प्लेट रहती है वो प्लस की और दूसरी क्या रहती है, माइनस की। कौन सी भी प्लस माइनस की कर सकते हो। वैसे इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके पास में कभी भी कैपेसिटर क्या नहीं लेता,
करंट अपने अंदर से लेता नहीं है। ठीक है, अब आपके पास में संधारित्र, अब आपके पास में कुछ सिंबल और पता होना चाहिए आपको। डायोड का सिंबल क्या होता है, आप लोगों के 12th क्लास में आता, डायोड का सिंबल क्या है, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके पास में डायोड के सिंबल किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके का ट्राइंगल आपने कई बार देखा होगा, ये लो, ये डायोड होता है। ये जो आपके पास में इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, ये पी भाग होता है, और ये क्या होता है भाई, एन। पी का मतलब यहाँ पर आपके पास में ये क्या होता है, हाई से, और इसका मतलब क्या होता है भाई, लो से। ठीक है, अब आपने फ्रिज के ऊपर कई बार आपने देखा एक इतना सा बॉक्स रखा होता है, सेट देखा है आपके पास में, वो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर, क्या कहते हैं उसे, वोल्टेज रेगुलेटर। तो आपके पास में वोल्टेज रेगुलेटर को क्या कहेंगे, जेनर डायोड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, जेनर डायोड। इसका सिंबल आपके पास में कुछ और नहीं होता, इसके ऊपर जैसे कि त्रिभुज बनाया, यदि इसका सिंबल इस तरीके से बना दिया तो ये क्या होता है भाई, आपके पास में वोल्टेज रेगुलेटर का होता है, जेनर डायोड का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, फिर आपके पास में कई बार पूछ लेता जेनर डायोड काम क्या करता है, आपके पास में वोल्टेज नियामक का काम करेगा। किसका काम करेगा, वोल्टेज नियामक, वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर। यानी कि आपके पास में कई बार ये लाइट कम ज्यादा आ जाती है, इसीलिए तो हम क्या लगाते हैं, वहां पर रेगुलेटर लगाते हैं। आपके पास में इस तरीके से बॉक्स होता है, तो वो उसमें क्या लगा होता है, जेनर डायोड लगा होता है। कुछ नहीं है इन दोनों में डिफरेंस, ये सीधी लाइन है और ये थोड़ी घुमावदार है, इसे क्या कहेंगे, जेनर डायोड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, जेनर डायोड। अब आपके पास में शेल बना दिया आपने, यदि आपके पास में बाहर से बैटरी की जगह में यदि यहाँ पर इस तरीके का सिग्नल लगा दिया, इसका मतलब क्या है, जो घरों में आता है वो सिग्नल कौन सा होता है, एसी का होता है। ठीक है, और आपके पास में नॉर्मल यदि बैटरी जुड़ी हुई है तो वो क्या होगी भाई, डीसी होगी। बताएंगे एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप सर्किट के अंदर इसका सभी का मीनिंग देखो। बैटरी जोड़ सकते हैं, प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, इस तरीके से परिवर्ती प्रतिरोध इस तरीके से लगा होता है, जिसके ऊपर इस तरीके से एरो बना देते हैं। बल्ब का सिंबल ये, संधारित्र का सिंबल ये, आपके पास में डायोड का सिंबल ये, और जेनर डायोड का ये, और एसी सिग्नल ये। अब कई बार आपके पास में प्रतिरोध आपने इस तरीके से देख लिया, लेकिन आपके पास में इस तरीके से एक सिंबल और मिल जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रेरण कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रेरण कुंडली। ये आपके पास में किसी भी परिपथ को सोल्व करने के लिए सर्वप्रथम क्या है, आपके पास में इन सब की चीजों में इनमें से कुछ भी जुड़ा हो। यदि सामान्य परिपथ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सामान्य परिपथ की जब भी बात होगी तो सामान्य परिपथ के अंदर क्या क्या जोड़ सकते हैं वो देखो भाई। अब इनके सभी की एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी आप एक बार तो आप आसानी से पढ़ोगे, फिर इनका आपको पता है भाई, आपके पास में जब जैसे हायर स्टडी में जाते हैं तो इनका पूरा का पूरा चैप्टर है, तो आपको सिर्फ उतना ही करवाया जाएगा जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपके सामने यहाँ पर आ रहा है आपके पास में सामान्य परिपथ। सामान्य परिपथ जो आपके पास में वो कौन सा होता है, पहली बात तो परिपथ है तो वह कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परिपथ है वो बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में ओपन हो। परिपथ कैसा हो भाई, बंद हो। परिपथ का मतलब कि यहाँ क्या है, बंद है। अब परिपथ यहाँ पर आपके पास में बंद जो है वो किस तरीके से, परिपथ बंद तो है लेकिन वो किस तरीके से, अब वो आपको देखना है। तो परिपथ बंद होने का मतलब क्या है कि आपके पास में कहीं से ये नहीं है कि तार टूटा हुआ, घर पर भी देख लो, यदि कहीं से तार टूटा होता है तो धारा प्रवाहित होती है, नहीं होती। तो आपके पास में क्या है कि सामान्य परिपथ का में आपके पास में सर्वप्रथम तो एक बैटरी लगी होगी। क्या लगी होगी, एक बैटरी लगी होगी, लगा दो एक बैटरी। ठीक है, फिर आपके पास में जो बैटरी लगी होगी उससे धारा जाएगी आपके पास में। ठीक है, अब जो धारा जाएगी उसमें एक तो प्रतिरोध लगाएंगे। ठीक है, एक आपके पास में यहाँ पर की लगाएंगे, कुंजी। स्विच बंद करना है, ऑफ करना है तो यहाँ पर सिंबल में लिख सकते हो आप लोग, ये लो, कई जगह हो तो ये लो, ये इसका मतलब क्या है, कुंजी की। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, कुंजी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया हमने, बल्ब लगा दिया। चलो प्रतिरोध भी रहने देते, सामान्य परिपथ में इतना ही बहुत है। एक कुंजी लगी हुई, एक बैटरी लगी हुई, और बैटरी से हमने क्या जला दिया, बल्ब जला दिया। ये सामान्य परिपथ कहाँ देखने को मिलता आप लोगों ने, पहले तो ये बताओ। कई बार जो आप लोगों ने वो देखी होगी ना, छोटे बच्चों वाली जो गाड़ियां होती है उसके ऊपर लाइट लगी होती है, एलईडी,
ठीक है, तो वो किस तरीके से चलती है, उसमें कितनी सी बैटरी होती है, उस बैटरी से धारा जाती है, सामान्य परिपथ बना दी उन्होंने। धारा हमेशा कैसे जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। धारा हमेशा कैसे जाती है, प्लस से माइनस की ओर। बताएंगे कैसे जाएगी। तो सामान्य परिपथ में जो बैटरी लिखा है, यहाँ बैटरी लिखोगे, ठीक है। बैटरी के नीचे क्या लिखोगे, परिपथ में धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक जाती है। यानी आपके पास में धारा हमेशा कहां से कहां जाएगी, प्लस से माइनस की ओर जानी है। धारा की दिशा कैसे लिखोगे, प्लस से माइनस की ओर। जैसे आपके पास में ये तार है, इसमें धारा की दिशा इस तरफ जा रही है धारा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या वेग, इलेक्ट्रॉन की गति पूछ ले, किसकी पूछ ले, इलेक्ट्रॉन की गति। यदि धारा इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ये ध्यान रखना। तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन की गति या वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग या गति धारा के विपरीत दिशा में होती है, धारा के विपरीत दिशा में होती है, धारा के विपरीत दिशा में होती है। ये नहीं है कि आपके सामने ये हो कि धारा की दिशा में हमने बैटरी बना दी और चलो धारा, नहीं। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो धारा क्या जाएगी, आपके पास में अपोजिट जानी है। करंट कहाँ जानी है, आपके पास में अपोजिट जानी है। तो पहली बात तो ये कि जिस तरफ आपके पास में करंट की फ्लो करवा रही हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करवाएंगे, आपके पास में धारा की दिशा होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सामान्य परिपथ के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। देखो भाई, आपके पास में अब इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, और उसमें बेसिक सी बात है। देखो मैंने तो आपके पास में बैटरी को एक एक खोल खोल कर बताया, ताकि ये मानकर चलूं कि आपने जिंदगी में पहले कभी देखे होंगे। मानकर ये चल रहे हैं कि जिंदगी में देखे होंगे, सिंबल देखे, नहीं देखे तो सिर्फ सिंबल याद रख लेना, बाकी इनके बारे में थोड़ी आपके पास में जितना आपके सिलेबस में उतनी जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ से फिर आता है नेक्स्ट, ये तो बैटरी के बारे में बात होगी। अब आता पहले आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्या आपके पास में, और धारा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। तो आवेश क्या है इसके बारे में बताओ पहले। तो चार्ज, आवेश, पहली बात तो आवेश होता क्या है, ठीक है। अब आपके पास में क्या आवेश को हम लैब में बना सकते हैं, नहीं। आवेश को कभी भी लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता, आवेश को कभी भी लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। ये सिर्फ आपके पास में क्या होगा कि आपके पास में किसी भी मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। किसी के अंदर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, किसी के अंदर कम हो सकते हैं। तो आपके पास में कितना आवेश होगा किसी वस्तु पर, ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो आवेश को क्या लिखेंगे, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। किसी पदार्थ का क्या है, आंतरिक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का क्या है भाई, आंतरिक गुण है। पहली बात तो क्या, आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। जब भी आंतरिक गुण इंटरनल प्रॉपर्टी आती है तो हमेशा ध्यान रखना वो राशि हमेशा ही कैसी रहेगी, अदिश राशि होगी। सोचने समझने की बात नहीं है, जिस राशि के अंदर आपके पास में क्या आ गया, आंतरिक गुण आ गया, वो राशि हमेशा ही कैसी होगी, अदिश राशि होगी। तो यहां लिखोगे आवेश एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अब ये अदिश राशि तो है। अब आपके पास में यहाँ पर ये मैंने ये बताया है कि आपके पास में लास्ट, जैसे आपने एटम पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, बताया था मैंने, जिससे आपके पास में एटम है जिसमें क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के लिए आपने अलग स्ट्रक्चर बनाई होगी, सोडियम था तो सोडियम की आपने अलग बनाई होगी, मैग्नीशियम के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाई होगी, और सभी में लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, अलग अलग थे। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या आए थे, अलग अलग आए थे। आयरन के लिए आपने अलग स्ट्रक्चर बनाई थी, कॉपर की अलग बनाई थी, एल्यूमिनियम की अलग बनाई थी। तो इनमें आपके पास में लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, इनके अलग अलग थे। तो यहां से आपके पास में क्या पता चल रहा है कि किसी भी आपके पास में धातु के अंदर कितने आवेश होंगे, ये उसके लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है कि किसके अंदर कितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें धारा प्रवाह का कारण उतना ही ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है, तो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास में। किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु या धातु पर आवेश Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी से, फॉर्मूले से क्या निकालेंगे हम, किसी धातु पर आवेश का मान निकालेंगे। कैसे, Q इजिकल टू एन प्लस माइनस एनी। अब ये प्लस माइनस एनी क्यों लिखा है, यहाँ एन क्या होता है आपके पास में, इंटीजर नंबर होता है। पहली बात क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब पूर्णांक संख्या है, ये नहीं है कि यहां पर आधी हो, ठीक है। तो आपके पास में इसका मतलब क्या है कि आपके पास में कभी भी इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता। यदि हम आवेश, न्यूनतम आवेश की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हमें न्यूनतम आवेश की बात करेंगे। किसकी बात कर ली हमने, न्यूनतम आवेश। न्यूनतम आवेश का मतलब क्या, एन की वैल्यू कितनी है, 1। तो चार्ज किसके बराबर हुआ, Q बराबर E के बराबर हुआ। यानी कि आपके पास में यहां से क्या पता चला आपको कि आपके पास में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन ही हो सकती है। कितनी हो सकती है, Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, आपके पास में पूछ ले कि सबसे छोटा आवेश का सबसे छोटा क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसका, आवेश का सबसे छोटा क्वांटा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्वांटा क्या नाम लिखा है, ये वर्ड में क्या आया, क्वांटा क्या आया। ये स्टेटमेंट आता है भाई डायरेक्ट आपके पास में, या नोट लगाकर लिखोगे। क्या लिखोगे आपके पास में, नोट लगाकर, यहां पर नोट लगाकर आपको ये लिखना है कि ये क्वांटा है क्या आखिरकार। जैसे आपने Q इजिकल टू आपने प्लस माइनस एन ही लिखा था, यहाँ पूर्णांक संख्याएं लिखी है आपने। एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डैश डैश। ये नहीं है कि आपके पास में आधी है, 3/2 आपके पास में 5/2। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या है, पूरी तरीके से क्या आएगा, पूर्ण संख्या है आपके पास में। ये नहीं कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कभी भी ये नहीं होगा आधा नहीं है, 3/2 नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को हम इससे छोटे और भागों में नहीं तोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन आपके पास में सबसे न्यूनतम, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल, इसको और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो आपके पास में क्या है, जैसे आपने लेडर देखी है, Q बराबर प्लस माइनस एन का मतलब क्या है वो बता रहे। जैसे लेडर है घर पर, देखिए आपने n इजिकल टू 1 लेडर है, सीढ़ी चढ़ने वाली, ये फर्स्ट स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है। आपने एक पैर फर्स्ट पर रखा तो दूसरा पैर यहां रखना जरूरी है, दूसरी वाली पर। बीच में रखा तो आप गिर जाओगे। दूसरी पर पैर रख दिया तो तीसरी पर रखना जरूरी है, वरना इसके बीच में जहां पर भी रखा वहां गिरोगे। और आपको पता है 1 से 2 के बीच में तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं आपके पैर रखने की, यानी अनंत आपके पास में पॉसिबिलिटीज। लेकिन हम उन पॉसिबिलिटीज को नहीं ले रहे, सिर्फ 1 2 3 आपके पास में कुछ फिक्स पॉसिबिलिटीज को लिया जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, क्वांटीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटीकृत कहते हैं। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि आवेश हमेशा क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। यहां क्या लिखोगे, आवेश हमेशा क्या होता है, Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। ये भाई आपके पास में वर्ड ध्यान रखोगे, ये इसलिए ही बोल रहे हैं आपके पास में क्वांटीकृत होता है और ये सब चीजें, क्योंकि आपके पास में जब भी आपका एग्जाम होगा ना, तो आरपीएससी का तो अभी पैटर्न चल चुका है ट्रेंडिंग में। क्या चल चुका है कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाओ कि बच्चा फंस जाए, स्टेटमेंट ए सही है बी सही है। तो चार्ज में एक तो एक ऐसी है, किसी भी पदार्थ का इंटरनल गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। आवेश एक अदिश राशि है, Q इजिकल टू प्लस माइनस का मतलब क्या, आवेश हमेशा क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है वो ध्यान रखोगे, मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग। मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग द्वारा क्वार्क कणों पर, किस पर, क्वार्क कणों पर आवेश का मान प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 ज्ञात हुआ। प्राप्त हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि क्वार्क कण प्रकृति में
हमेशा कंपोजिशन की फॉर्म में मिलेंगे, कंपोजिशन की रूप में ही प्राप्त होंगे। ये नहीं है कि स्वतंत्र रूप से, जैसे इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित हो रही है तो चलो ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसका दो कंपोजिशन है। यदि इन दोनों को जोड़ो कितना बना, ई बना ना, तो ये दोनों से मिलकर बना होगा, एक E/3 और एक 2E/3। ऐसा नहीं है कि E/3 अलग से मिल गया, 2E/3 अलग से, नहीं। क्वार्क कण जो होता है आपके पास में आगे जाकर पढ़ेंगे, क्वार्क कण होता क्या है, जैसे नाभिक आपने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ी होगी, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, उसी तरीके से हम फर्दर हायर स्टडी में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस को भी हम इसी तरीके से भरते हैं। ठीक है, उसी के लिए न्यूक्लियस के लिए हमने शेल मॉडल दिया था। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसका अपवाद क्या है, मिलीगन तेल बिंदु प्रयोग। Q = +-E का मतलब क्या होता है, आवेश हमेशा क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। Q = +-E। यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांस है भाई, यहां से क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल बनने के आपके चांस हैं। अब देखो नेक्स्ट बिंदु क्या है, आवेश के बारे में हमने क्वांटीकृत पढ़ लिया। अब आवेश की और क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखो, चार्ज की और क्या प्रॉपर्टी होगी वो आपके सामने है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक मात्रक और बता देते हैं। नेक्स्ट बिंदु में क्या लिखोगे, आवेश का मात्रक। नेक्स्ट बिंदु में लिखो आवेश का मात्रक। मात्रक बोलो, आवेश का क्या होता है, जैसे कि आवेश का मात्रक किस क्या होता है भाई, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो कूलाम है आपके पास में, आवेश का मात्रक जो होता है, ये क्या ऐसा यूनिट है, नहीं, आगे जाकर पढ़ेंगे कि इसके ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है, कूलाम है। अब आपके पास में एक और क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम बराबर, सॉरी, इसका एक यूनिट और होती है, एक फैराडे। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक फैराडे। एक फैराडे बराबर कितने आपके पास में कूलाम होते हैं, 9650 कूलाम। एक आपके पास में एक फैराडे बराबर कितने कूलाम होंगे, 9650 कूलाम होंगे। नेक्स्ट आपके पास में एक और यूनिट आ सकती है इसकी, और वो क्या हो सकती है, वो यूनिट देखो आपके पास में और कौन सी यूनिट बन सकती है। जैसे आपके पास में जो हायर स्टडी में पढ़ते हो कि 1 ESU 1 EMU, ये और बन सकती है आपके पास में। तो आप कमेंट में जरूर लिख कर बताओ कि आपके पास में 1 ESU और 1 EMU आपके पास में कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास में आपको बताना है। ठीक है, 1 ESU और 1 EMU आप कहोगे तो लिख देंगे आपके पास में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी फर्दर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स भी होती है, EMU भी होती है, 1 EMU बराबर 10 कूलम। तो इस तरीके से और अदर यूनिट है जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में यहां से आवेश का मात्रक लिख लिया। ठीक है, अब आवेश के अंदर आपके पास में यहां से क्वेश्चन बनेगा, एक क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। और वो न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल बनने के चांस क्या है, आपने Q = +-E लिखा है, मैंने ये लिख दिया, 2 कूलाम किसी वस्तु पर यदि 2 कूलाम आवेश हो तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। बोलो कैसे ज्ञात करोगे, उस वस्तु में किसकी संख्या ज्ञात करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात करने का तरीका बोलो, आंसर। किसी वस्तु पर आवेश कितना होता है, 2 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है, 2 कूलाम आवेश। तो आपके पास में टोटल चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलाम दे दिया। और Q बराबर आपने क्या पढ़ा है, Ne पढ़ा है। ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई आपके पास में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। यदि प्रोटॉन पर आवेश पूछे, किस पर पूछे, प्रोटॉन पर आवेश पूछे, ये भी लिख लो साथ साथ, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब कई बच्चे तो इसी में ही क्लीन बोल्ड, यहाँ माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है, प्लस है।
अब यहाँ पर आपके पास में प्लस माइनस एन ही बताया था आप लोगों को, तो आपके पास में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं आपके पास में। अब इलेक्ट्रॉन में चाहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वैसे भी दोनों बराबर होते हैं, आपने पढ़ा है किसी भी एटम के अंदर, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कोई भी एटम एक्स जेड ए, इसमें प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या ये दोनों ही क्या होती है, जेड के बराबर होती है। तो कुछ भी निकालो, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी है 2, फिर एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से सोल्व किया, आपके पास में n इज इक्वल टू कितना बना 2/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना बन जाएगा 10 की पावर 19, तो ऊपर चला गया प्लस का बन जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास में, पॉइंट को हटाना चाहो तो यहाँ हटा सकते हो 20, यानी कि 5 बटा आपके पास में 8, सॉरी 4 5 20, 4 चौके 16, 5 बटा 4, 5 बटा 4 को सोल्व किया तो कितना आया आपके पास में 1 पॉइंट आपके पास में 1025 इंटू 10 की पावर 19 कुलाम। कुलाम लगेगा क्या? कितने बच्चे हैं जो इसके आगे कुलाम लगा कर आएंगे? नहीं, क्योंकि आपने किसकी वैल्यू निकाली है एन, और एन क्या है, एक आपके पास में नंबर होता है और उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि अधिकतर बच्चे फ्लो में यहाँ कुलाम लगा कर आएंगे, इसलिए मैंने कुलाम लगाकर भी बोला था। यहाँ कुलाम नहीं है, एन, एन क्या होता है, हमेशा एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है आपके पास में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो मेरे अकॉर्डिंग तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास में, अब ये तो आसान सा क्वेश्चन था, अब कई बार ये पूछ लेता है, जैसे मैंने ये दिए क्वेश्चन, हाइड्रोजन हीलियम दे देते चलो 2He4, हीलियम तत्व में उपस्थित कुल आवेश का मान ज्ञात करो। कुल आवेश का मान बताओ, ज्ञात करो। किसका पूछा है? कुल आवेश का मान पूछा है, तो कुल आवेश कैसे निकालोगे? यहाँ सॉल्यूशन पहले लिखो, क्या लिखा 2He4, अभी अभी लिखो प्रोटॉन संख्या कितनी होती है 2, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है इसमें 2, जेड के बराबर ही होता है भाई आपके पास में। यहाँ से प्रोटॉन की संख्या हमने 2 लिखी है, तब प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। और एक पर कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सोल्व किया तो कितना आया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ क्या आता माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। अभी अभी यही तो बताया था आप लोगों को। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। टोटल चार्ज करना है, क्यों हमने क्या किया टोटल, तो क्यों टोटल करने की वजह से कितना आया 3 इनको एक प्लस में और एक माइनस में कितना बन गया 0। यदि क्वेश्चन में ये आ जाए कुल आवेश बताओ तो 0 है। यदि ये बताया पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज बताओ या प्रोटॉन की वजह से चार्ज बताओ, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। यदि प्रोटॉन की वजह से या फिर ये धनात्मक आवेश की वजह से पूछा, यहाँ क्या पूछे धनात्मक आवेश के कारण, किसकी वजह से धनात्मक आवेश के कारण, तब तो ये है। और ऋणात्मक आवेश के कारण पूछे तो ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यदि आपके सामने ये जरूरी नहीं कि ये हो, यदि हमने ये लिख दिया क्वेश्चन में, यहाँ तो हीलियम था, यहाँ क्या लिख दिया मैंने सोडियम प्लस लिख दिया, तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ टोटल चार्ज पूछे तब भी कितना आएगा आपके पास में Q इक्वल टू N, यहाँ आपके पास में प्लस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने त्याग दिया, तो N की वैल्यू कितनी है 1, और पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो चार्ज कितना आ गया ये लो। यदि आपके सामने क्या होता, इसकी बजाय Cl2 माइनस, जैसे कि आपके पास में पड़ा है Mg2 प्लस हो सकता है, आपके पास में Cl माइनस हो सकता है, तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस लिख दिया, ऑक्सीजन वाला 2 तो होती है इसकी, तो यहाँ पर आपके पास में चार्ज लिखोगे तो कितना आएगा, N की वैल्यू कितनी है माइनस, N की वैल्यू माइनस का 2 नहीं, इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इलेक्ट्रॉन लिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यहाँ कितना आएगा। करना क्या है सिर्फ आपको, यदि यहाँ प्लस दिया तो यहाँ प्लस आज लिख देना, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, सिर्फ इतना करना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से Q इक्वल टू प्लस माइनस एन से क्वेश्चन आता है। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखो आपके पास में, जो आपके यहाँ क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था वो सुनो। उसको करने से पहले, ये क्वेश्चन तो बाद में करोगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन की व्याख्या करने के लिए
पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन क्या है कि एक किसी तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस तार पर आवेश का मान ज्ञात, आवेश का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है इसके अंदर 2 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 1 कूलम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में, यहां पर आपके पास में है 2 कूलम, 3 कूलम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि जानकारी, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है। अब आपके पास में यहां क्या वर्ड आ रहा है, 1 एम्पियर धारा आ रही है। इससे पहले हम धारा के बारे में पढ़ लेते हैं कि धारा क्या होती है। किसके बारे में, धारा क्या होती है। नेक्स्ट यहां क्या लिखोगे, धारा। अब धारा के बारे में पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, धारा की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, करंट की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखो, यहां लिख देंगे इसका एक्सप्लेनेशन संक्षिप्त में, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब लिखो आपके पास में धारा, धारा है क्या आपके पास में, करंट क्या होती है। यहां देखो किसी तार, किसी चालक तार में, चालक तार में आवेश प्रवाह की, आवेश प्रवाह बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। अब यहां क्या लिखा हमने, आवेश प्रवाह की दर लिखा है। क्या लिखा, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर लिखा है। अब जो आवेश प्रवाह की जो दर होती है, जब भी आपके पास में दर का नाम आता है तो वो दर का वर्ड नाम आता है, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात है, समय के साथ में बात है। तो आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपके पास में दर जहां नाम आएगा वहां क्या लिख देना, किसके साथ की बात है, समय के साथ की बात हो रही है। ठीक है। अब आपने चार्ज का फॉर्मूला और क्या पढ़ा है अभी बताओ। क्यू बराबर आपने एन ही पढ़ा, यहाँ क्यू, क्यू बटा टी लिख दे। ठीक है, यहाँ क्यू बराबर आपने क्या पढ़ा है, एन ई प्लस माइनस। ठीक है, बटे में क्या आ गया, टी। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है आपके पास में, किसका, करंट के लिए। दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है, बना सकते हैं इसमें, तो बना दो। ये किसके बराबर है आपके पास में, वही है, करंट आई के बराबर है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, यहाँ सेम है, एक ही बात है। अब जो आपके पास में यहाँ पर लिखा आपने धारा प्रवाह है, या आपके पास में या आवेश प्रवाह है, यहाँ के वो चालक तार भी हो सकता है, आपके पास में कोई पदार्थ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ से देखो आपके पास में अभी अभी आपने किसकी यूनिट पढ़ी है, आवेश की यूनिट पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कूलम पढ़ी है, और समय किस में होता है, सेकंड में। और यही क्या है आपके पास में, धारा है। तो धारा को क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकंड, या इसका मात्रक और क्या बन सकता है, आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी होगी, इसे ही क्या कहते हैं, धारा के साथ में एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एम्पियर कहते हैं। तो धारा के मात्रक कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो कूलम पर सेकंड हो गया और एक आपके पास में क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या हो गया, एम्पियर। अब आप पीछे वाले क्वेश्चन पर आए। पीछे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू कितनी दे दी, 1 एम्पियर। फिर कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रही है आपके पास में, Q इजिकल टू 1 सेकेंड तक प्रवाहित, सॉरी कितने समय तक, T इजिकल टू 1 सेकेंड तक है। निकालना क्या, आपको चार्ज निकालना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर I बराबर Q बटा T। तो Q बराबर कितना होगा भाई, IT होगा। यहाँ I की वैल्यू भी 1 दे दी और T की वैल्यू भी 1 दे दी। तो यहाँ चार्ज कितना आ गया आपके पास में, 1 कूलम आ गया। क्या आ गया, 1 कूलम आ गया। ठीक है, तो यही सिचुएशन क्या है यहां पर। अब पीछे जो आपने यूनिट पढ़ कर आए हो, किसकी, चार्ज की, आवेश की। क्या पढ़ी आपने, आवेश की यूनिट बताओ क्या, कूलम। तो कूलम को हम ये लिख सकते हैं क्या, Q बराबर आपके पास में एम्पियर और ये T था। I बराबर क्या था भाई आपके पास में, यहाँ से I बराबर Q बटा T था। तो Q बराबर कितना बन गया, IT। I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और यहाँ पर टाइम की कितनी होती है, सेकेंड। तो यहाँ पर एक और यूनिट लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड।
लिख सकते हैं। तो कुलामी किसके बराबर होता है? एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? एम्पियर सेकंड के बराबर। अब यहाँ पर जो धारा आती है, किसी भी परिपथ के अंदर क्या प्रवाहित करनी है आपको? धारा प्रवाहित करनी है। क्या प्रवाहित करनी है आपको? धारा। अब जो धारा होगी वो भी कितने तरीके से प्रवाहित हो सकती है? दो तरीके से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, किसी सरपरिपथ में, यहाँ पर किसी परिपथ में धारा प्रवाह कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। क्या तो किस फॉर्म में होगा? एसी फॉर्म में, या फिर डीसी के फॉर्म में होगा। एसी फॉर्म में जब भी धारा प्रवाहित हो रही है, किस फॉर्म में? एसी के फॉर्म में जब भी धारा प्रवाहित होगी तो एसी को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और डीसी को क्या कहते हैं आपके पास में? डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी को अल्टरनेटिव करंट क्या कहेंगे? इसे अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और इसे क्या कहेंगे? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। क्या कहेंगे इसे? डायरेक्ट करंट कहेंगे। अब जो आपके पास में यहां पर एसी और डीसी लिखा है, इसका सिंबल बनता कैसे? किसी परिपथ में एसी का सिंबल होता है इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में इसकी जब चाहे समय के साथ में इसकी दिशा परिवर्तित होगी। और इसका जो परिपथ में सिंबल बनता है, इसका जो उदाहरण होंगे वो जैसे बैटरी होगी। बैटरी में लगातार यदि आपने 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी एग्जाम्पल, तो 2 वोल्ट की धारा क्या होगी? लगातार आपके पास में बहती रहेगी। बैटरी आपके पास में, या फिर सेल से भी प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी होती है? दिष्ट धारा होती है, डीसी। जो थोड़ी देर पहले आपने सर्किट के अंदर इस तरीके से जो सिंबल बनाया था आपने प्लस माइनस का, वो इसका उदाहरण है या नहीं है? है आपके पास में। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव जो करंट है, अल्टरनेटिव करंट, इसकी समय के साथ में इसकी दिशा क्या होगी? लगातार बदलती रहेगी। यहां लिखो भाई एसी है, फिर से लिख देते हैं एक बार। आपके पास में एसी को इधर लिख देते हैं। ये क्या है? यहाँ एसी, और यहाँ क्या लिखा हमने? डीसी के लिए। तो यहाँ एसी और डीसी में लगातार यहाँ क्या लिखोगे कि समय के साथ धारा की दिशा, धारा की दिशा परिवर्तित होगी। धारा की दिशा क्या होगी? परिवर्तित होती है। और इसमें समय के साथ धारा की दिशा, समय के साथ धारा की दिशा नियत रहती है। यानी कि आपके पास में इसकी समय के साथ नियत है, तो ये क्या हुआ कि ये जो करंट होगी वो समय पर क्या करेगी? निर्भर करेगी। और कितनी देर में इसकी दिशा परिवर्तित होगी? यह मुख्यतः है आधे चक्कर के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करता है। अपनी दिशा क्या करेगा? परिवर्तित करता है। कितने चक्कर के पश्चात? आधे चक्कर के पश्चात अपनी दिशा को क्या करेगा? ये मुख्यतः परिवर्तित करेगा। और ये क्या करेगा? आपकी दिशा को नियत रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार इसका डायग्राम इस तरीके से जो अभी आपने बनाया है ना एसी और डीसी, उसमें धारा की दिशा और टाइम के साथ में ये लो करंट आई और ये लो हमने टी बना दिया। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनती जाएगी। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। इसमें जो डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा? यहां आपके पास में क्या है? आई है, और यहां क्या आपके पास में टी है। यहां आपके पास में समय के साथ इसका मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्या रहेगा? इसका मान नियत रहेगा। ये लगातार अपनी वैल्यू समय टाइम के साथ क्या कर रहा है? लगातार चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इस वजह से आपके पास में कई बार क्वेश्चन आता है, यहां से आपके पास में एसी का जो सिंबल का डायग्राम आपने क्या बनाया? इस तरीके से बनाया। सर्किट में इस तरीके से डिफाइन हो तो वो क्या है? आपके पास में एसी है। कभी इसकी दिशा लेफ्ट साइड होगी, कभी इसकी दिशा राइट साइड, तो इसकी दिशा आपके पास में फिक्स नहीं होती। यानी कि समय पर क्या होती रहती है? समय के साथ लगातार चेंज होती रहती है। लेकिन अब आपके पास में डीसी है, डीसी की डायरेक्शन क्या आपके पास में फिक्स है। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पुटअप करता है आपके सामने कि धारा का जो आरएमएस मान होता है क्या होता है?
आरएमएस मान। आरएमएस मान को क्या कहते हैं आपके पास में? रूट मीन स्क्वायर। पीछे से पढ़ना है इसे, वर्ग मध्य मूल मान। चाहे धारा का पूछे चाहे वोल्टेज का पूछे, दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई आर एम एस किसके बराबर होगा आपके पास में? आई नोट बाई अंडर रूट 2। आई नोट क्या है यहाँ पर आपके पास में? पीक वैल्यू। आई नोट क्या होती है यहाँ पर? पीक वैल्यू होती है। आई नोट क्या है? यहाँ पीक वैल्यू है। यहाँ आई नोट क्या आपके पास में? पीक वैल्यू। धारा का कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू आपके पास में, जो मैक्सिमम ये वाली है, ये है पीक वैल्यू। ठीक है। अब यहां पर भी आपके पास में आई आर एम एस मान रखेंगे, तो आई आर एम एस मान वही आपके पास में फॉर्मूला तो यही आई नोट बाई अंडर रूट 2। लेकिन आपके पास में यहाँ ध्यान जरूर रखना आपको, यहाँ पर आपके पास में आई आर एम एस पूछे तब तक तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन आपके पास में जैसे कई बार ये पूछ लेता है एसी ज्यादा खतरनाक होती है या फिर डीसी ज्यादा खतरनाक होती है, तो कौन ज्यादा खतरनाक होगी? एसी खतरनाक होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके पास में इसका वर्ग मध्य मूल मान कितना होता है? आई नोट बाई अंडर रूट 2। तो घरों में बता देते हैं कि घरों में एसी जो होते हैं, घरों में एसी कितने पर आती है? यहां लिख देते हैं एसी, और यहां डीसी। घरों में एसी का मान कितना आता है आपके पास में? वोल्टेज कितनी आती है? 220 वोल्ट आती है। घरों में जो आती है वो कौन सी आती है? एसी आती है। घरों में आने वाली धारा हमेशा कौन सी होगी? एसी होगी। और वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्ट होती है। करंट कितनी होती है उसमें? करंट की वैल्यू आपके पास में 5 एम्पियर होती है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी? 50 हर्ट्ज तक होती है। फ्रीक्वेंसी नहीं भी पूछे तो भी चल जाएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, हर जगह अलग अलग होती है इसकी। ठीक है। घरों में आने वाली धारा की जो एसी होती है उसमें वोल्टेज कितना पढ़ा आपने? 220 वोल्ट पढ़ा है। तो आपके पास में ये जो घरों में आती है कौन सा मान होती है? आरएमएस मान होती है। क्या होती है ये? आरएमएस मान होती है। तो आपके पास में वोल्टेज के लिए वी का वी आरएमएस मान कितना होगा? सेम जो धारा का मान है वही होगा, वी नोट बाई अंडर रूट 2। तो यहां से आपके पास में वी आरएमएस कितना आ रहा है? 220 वोल्ट आ रहा है, वी नोट बाई अंडर रूट 2। तो वी नोट की पीक वैल्यू कितनी आ गई? 220 अंडर रूट में 2। ठीक है। तो यहां से सोल्व करोगे आपके पास में तो लगभग कितना आता है आपके पास में? 311 के समथिंग वोल्ट आता है। लगभग कितना आता है आपके पास में? सोल्व कर लो चाहे करना चाहो तो। 1.4, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29, 30। तो यहाँ पर एक के साथ में मतलब 308 के समथिंग वोल्टेज आ रहा है। ठीक है। 1.4 1.4 आगे तक चलता रहता, हमने 1.4 के लिए सोल्व किया। तो आपके पास में ये पीक नोट जो पी की वैल्यू आ रही है वो लगभग किसके बराबर आ रही है? ये वाली 308 या 310 वोल्ट मान लिया हमने। ठीक है। और ये भी इतनी पीछे से इतनी आएगी 310। टोटल जोड़ो कितना हुआ? ये पीक वैल्यू को जोड़ा तो कितना हो गया आपके पास में? 620 वोल्ट हो गया। यानी कि आपके पास में इसका वोल्टेज का मान ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर पीक वैल्यू तो वही है, एक कितनी है? 310 वोल्ट है। इसके अंदर तो पीक वैल्यू जब निकालोगे आपके पास में यहां से वी आर एम एस मान भी कैसे होगा? वी नोट बाई अंडर रूट 2। यहां लिख देते हैं वोल्टेज का आरएमएस मान। ठीक है। तो यहां तो कितने आएगा लगातार? 310 या 300, आपके पास में 11 मानना चाहो तो 11, 311 या 310 वोल्टेज के एवरेज का रहता है। ठीक है। तो यहाँ क्या, इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू क्या ज्यादा है, इसीलिए घरों में जो आपके पास में एसी जो सिग्नल आता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। किसकी वजह? डीसी की वजह। अब यहाँ पर मैंने आरएमएस मान लिखा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन कई बार आपके पास में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तो आपने कर दिया, इसीलिए एसी डीसी से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या होगी? ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है। अब कई बार आपके पास में एसी डीसी से ज्यादा खतरनाक है। अब क्वेश्चन यहाँ की बजाय अब आपके पास में घुमाकर पूछता है। क्या पूछता है? कि आपके पास में जो डीसी होता है और एसी होता है इनके लिए औसत मान पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? औसत मान। तो यहां पर क्या लिखोगे? नेक्स्ट बिंदु, एक पूर्ण चक्कर में धारा का या वोल्टेज का औसत मान, धारा या वोल्टेज का औसत मान कितना होता है? धारा या वोल्टेज का, ये की लाइन यहां लिखनी है। एक पूर्ण चक्कर में धारा या वोल्टेज का
औसत मान। तो यहां तो आपके पास में जितनी धारा प्लस में है, जैसे ये सिंबल बनाया था अपने धारा या वोल्टेज में, तो एक प्लस और एक माइनस जोड़ोगे तो ओवरलैप करोगे तो टोटल कितना आएगा, चाहे एवरेज पूछे चाहे आपके पास में वी एवरेज पूछे, दोनों के दोनों ही क्या होंगे आपके पास में जीरो होंगे, दोनों के दोनों ही क्या होंगे यहाँ जीरो होंगे। यहाँ जीरो नहीं है, ना तो आई एवरेज जीरो है और ना ही आपके पास में वी एवरेज जीरो। ठीक है, अब आपके पास में यहां पर पूछ लेता आवर्ती और पूछ लेता, क्या पूछ लेता, आवर्ती और पूछता है आपके पास में एसी और डीसी के लिए आवर्ती का मान और बताओ। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट बिंदु पे क्या लिखोगे, आवर्ती। तो यहाँ आवर्ती आपके पास में एफ हर्ट्ज, यहाँ कुछ होती है, लेकिन डीसी के लिए आवर्ती लगातार समय के साथ इसका मान चेंज नहीं होता, इसीलिए यहाँ आवर्ती कितनी आती है, 0 हर्ट्ज आती है। डीसी के लिए आवर्ती का मान कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है। एसी के लिए आवर्ती कुछ ना कुछ मिलेगी। आवर्ती का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, यानी कि आपके पास में यहाँ लगातार दोलन होते रह रहे। जैसे यहाँ देखो एक बार प्लस माइनस, यहाँ किसी तरीके की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होती है, इसका मान फिक्स होता है समय के साथ में, इसका मान क्या है, फिक्स है। फिक्स है तो आपके पास में क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसमें 0 होगी। तो ये क्या आपके पास में एसी और डीसी बता देते हैं। एसी क्या है आपके पास में समय के साथ अपनी दिशा को लगातार बदलता रहेगा, तो इसमें IRMS पूछता, VRMS पूछता है, वही है फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, इनमें दोनों में ही क्या रहेंगे आपके पास में सेम ही रहेगा, I0/√2। किसके लिए, धारा के लिए, RMS मान सेम ही है आपके पास में, लेकिन यहाँ पीक वैल्यू पूछ लेता, क्या पूछ लेता है, पीक वैल्यू। यहाँ जो पीक वैल्यू वो 310 है, यहाँ पर भी 310 या 311 के समथिंग, जरूरी नहीं 310 मान लेते, कई बुक में 310 वोल्ट मिलती है, किसी में 311। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ से नेक्स्ट जो आता है कि यहाँ पर आपके पास में 310 है, तो ओवरऑल निकाला, तो टोटल निकाला तो कितनी हुई आपके पास में 600 के समथिंग। तो यानी कि इसमें वोल्टेज का मान ज्यादा, उसमें क्या कम, तो एसी ज्यादा खतरनाक होती है किसकी बजाय, डीसी की बजाय। अब आपके पास में आवर्ती क्या है, एफ हर्ट्ज होती है। एक चक्कर में वोल्टेज का औसत मान कितना होता है, 0 के बराबर नहीं होता, और इसमें क्या होता है आपके पास में 0 के बराबर होता है। अब इतना पढ़ लिया, अब आप लोग खुद बताओ, किसी परिपथ को सोल्व करना है तो आपको, अब यहां से आपके सामने कई बार क्वेश्चन आता है एसी और डीसी, इसका एक चैप्टर अलग से आपको अलग से पढ़ना है, ये बेसिक जानकारी थी इसकी। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपके पास में जो एसी सिग्नल है, डीसी सिग्नल है, आपने फ्रीक्वेंसी वगैरह पे पढ़ ली। अब जो सेकंड आपके पास में सर्किट के अंदर यूज आ रहा था, वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा था आपके पास में, ये था, क्या नाम है, बैटरी हमने पढ़ ली। अब यहाँ क्या पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है। परिपथ को सोल्व करने के लिए अब क्या पढ़ना है आपको, प्रतिरोध पढ़ना है। तो प्रतिरोध तक आ जाते हैं। अब हेडिंग क्या डालोगे यहाँ, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में विभव और इनके बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, इसका यूज में किस तरीके से लेंगे, ये परिपथ में आता कैसे, किस तरीके से यूज में आएगा। ठीक है, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध है क्या, ये भी आपके पास में किसी भी पदार्थ की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होगी। हर एक मटेरियल की क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी, और जितनी भी आपके पास में इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी क्या होती हैं आपके पास में स्केलर क्वांटिटी होती है। तो प्रतिरोध में भी लिखो, यह भी पदार्थ का क्या है, आंतरिक गुण है। यहाँ क्या लिखेंगे, यह प्रतिरोध भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। कैसा गुण होता है, आंतरिक गुण होता है। कैसा गुण है भाई, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया। अब ये भी इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो इंटरनल प्रॉपर्टी है तो आपके पास में कैसी राशि होगी, अदिश राशि। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। हमने यहाँ अदिश राशि लिखा तो धारा भी बता दो, धारा के लिए नहीं लिखा ना, सदिश अदिश है, तो धारा के लिए भी बता दो, धारा सदिश होगी या अदिश राशि होगी। कहाँ गया धारा, ये रही। धारा के लिए यहाँ नोट देकर लिखोगे, क्या लिखोगे, मात्रा की है। धारा कैसी राशि है,
अदिश राशि है। ये बात ध्यान रखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, आगे जाकर पढ़ोगे ये कैसी क्वांटिटी बनती है, प्रदिश राशि भी बनती है, ठीक है, सूडो स्केलर बनती है, सॉरी क्या बनती है, नेक्स्ट आगे जाकर पढ़ोगे कि धारा क्या बनती है, सूडो स्केलर होती है। प्रतिरोध एक आपके पास में अदिश राशि है, क्या है, एक अदिश राशि है। अब आपके पास में अदिश राशि है तो आपके पास में इसके जो फिजिकल चेंज होंगे किसी भी वायर के, उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि आपके पास में अपने तार कितना लंबा लिया है उसके प्रतिरोध का सामान्य अर्थ ही क्या होता है, सामान्य अर्थ की बारे में बात करेंगे तो सामान्य अर्थ क्या होता है किसी प्रतिरोध का, धारा में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध होती है, धारा में उत्पन्न बाधा क्या होती है, प्रतिरोध होती है, क्या होती है, प्रतिरोध होता है। धारा में उत्पन्न बाधा क्या होती है, आपके पास में प्रतिरोध होता है। अब जो धारा में उत्पन्न बाधा क्या है आपके सामने, प्रतिरोध, आपको पता चल गया। अब आपके पास में डिपेंड किस किस बात पर निर्भर करेगा, इसकी निर्भरता पढ़ लेते हैं। इसकी क्या पढ़ेंगे, निर्भरता। ये डिपेंड किस किस चीज पर करेगा, तो पहली इसकी डिपेंडेंसी कौन सी आती है आपके सामने, इसकी फर्स्ट डिपेंडेंसी आती है कि जो तार लिया आपने, बाधा, जैसे आपके पास में कहीं जा रहे हो बाहर और सड़क के ऊपर आपके पास में सामने बार बार बैरियर आ रहे हैं, तो वो क्या आ रही है कि आपकी स्पीड वो डाउन करने के लिए आते हैं। तो आपकी स्पीड यानी कि वही आपके पास में धारा है। धारा किस वजह से बहती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से बहती है। इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी तेज चलेगा आपके पास में धारा भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा तेज होगी, यानी उतनी ज्यादा मान होगा। अब यहाँ पर निर्भरता क्या डिपेंड करेगी इस पर कि जितनी ज्यादा आपके पास में, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास में प्रतिरोध होगा। तो पहली बात तो क्या हुई आपके पास में, प्रतिरोध किस बात पर निर्भर कर रहा है आपके पास में, तार की लंबाई पर। प्रतिरोध समानुपाती किसकी होगा, तार की लंबाई के, ठीक है। जितनी ज्यादा आपके पास में तार की लंबाई होगी उतनी ज्यादा आपके पास में क्या होगा, उसका प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट आपके पास में प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है, जो ये नोब दिखाई दे रही है ना, ये क्या है आपके पास में, स्पैन की नोब ही क्या है आपके पास में, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के क्या है आपके पास में, यहां से लंबाई के क्या आया, समानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या आ रहा, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती। यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जब भी आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहां से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, लंबाई के, और किसके आ जाएगा, क्षेत्रफल के। यहां से समानुपाती नियतांक हटाओगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट रो आएगा। इस रो को क्या कहते हैं भाई, इस रो को क्या कहते हैं आपके पास में, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता नाम दिया। इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता होती है। अब आपके पास में आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई। क्या आपके पास में इस बात पर डिपेंड करेगा, आप मिट्टी में चल रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, तो मिट्टी में चलोगे तो आपके बाइक की स्पीड कम होगी, और फर्श पर चलोगे तो आपकी, सड़क पर चलोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही धारा के साथ है, तो धारा भी आपके पास में डिपेंड करेगी कि आपके पास में आपने किस पदार्थ का आपने क्या लिया है, तार लिया है। तो यहां पर आपके पास में नेक्स्ट क्या लिखोगे कि प्रतिरोध का मान, यही लिख देते हैं, इसमें जगह है तो। पहला बिंदु निर्भरता आ रही है, दूसरा बिंदु यहां पर लिख देते हैं, नेक्स्ट बिंदु यहीं लिख देते हैं। प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट आपके पास में चालक तार के पदार्थ की प्रकृति के साथ में किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करेगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध ताप पर किस बात पर निर्भर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार से निर्भर करेगा वो देखो कि प्रतिरोध में आपके पास में आपको ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन आए तब, यदि चालक है, कंडक्टर है,
तो आपने जैसे ही तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चालक तार का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। क्योंकि आपके पास में पहले से चालक तार में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, वो और भी तेज गति करेंगे। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से क्या होगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और जैसे टक्करों की संख्या बढ़ी तो आपके पास में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर का मान बढ़ जाएगा। लेकिन यही बात किस में आए, कुचालक में आए। तो कुचालक में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कुचालकों में क्या होगा, घटेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लेना। आपके पास में यहां से क्वेश्चन आता है कि आपके पास में पहली बात तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का क्या होता है, आंतरिक गुण होता है। ये किस कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। धारा में उत्पन्न बाधा ही क्या होती है, प्रतिरोध होती है। इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका, यहां लिख देते हैं, प्रतीक चिन्ह भी। प्रतीक चिन्ह और बताओ इसका किस क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ओम होता है। और ओम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से दिखाते हैं। ओम को कैसे दिखाते हो, यहां लिख देते हैं। ओम को कैसे दिखाते हो, इस तरीके से दिखाते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ये प्रतिरोध हो गए। अब जो प्रतिरोध के बाद में आपके सामने एक सिंबल आया था रो। रो को हमने क्या लिखा था, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो अब हेडिंग क्या डालोगे आपके पास में, प्रतिरोधकता। हेडिंग क्या डालोगे, प्रतिरोधकता। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, एक ही बात है। अब आपके सामने विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है। इसका वर्ड का मतलब क्या है और आपके पास में ये होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो आपके पास में क्या होगा कि आर बराबर आपने पढ़ा है रो एल अपोन ए। तो रो बराबर क्या होगा, आर ए अपोन में एल, आर ए अपोन में एल। अब यहां से इसका मात्रक देखो, प्रतिरोध का क्या पढ़ा, ओम। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। तो रो का मात्रक क्या आया, मात्रक बोलो रो का क्या है, सर्वप्रथम ओम मीटर। क्या आ रहा मात्रक इसका, ओम मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है इसका मात्रक, ओम मीटर आ रहा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आपके पास में यहाँ रो का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो आपके पास में अधिकतर बच्चे क्या करेंगे कि ये क्षेत्रफल की तो समानुपाती आ रहा है और लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। और क्वेश्चन यहाँ आएगा कि आपके पास में यहाँ पर क्या बोलेगा, यदि तार की लंबाई को 2 टाइम्स कर दिया तो आपके पास में यहाँ बताओ विशिष्ट प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे आपने तार की लंबाई को 2 गुना किया तो प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता वही रहेगी। ये ऐसे है जैसे आपके पास में पानी कितने पर उबलता है, 100 डिग्री पर उबलता है। अब आपने एक पतीले के अंदर 2 लीटर पानी लिया, ये भी कितने पर उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एक पतीले में आपने 4 लीटर पानी लिया है, वो भी कितने पर उबलेगा, पानी तो है, दोनों में क्या भरा हुआ, पानी। ऐसा है क्या कि एक पानी आपके पास में 100 पर उबलेगा तो दूसरा 150 पर उबलेगा, नहीं। पानी है तो पानी हर के लिए आपके पास में जहां पानी होगा वहां कितने पर उबलेगा, 100 पर। तो आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता पूछे तो निर्भरता पर क्या लिखोगे यहां पर, नेक्स्ट निर्भरता में ये बिंदु ध्यान रखोगे कि निर्भरता में यहां क्या लिखा जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी आपके पास में तार की लंबाई और आपके पास में क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस बात पर करेगा, निर्भर नहीं करता। तो निर्भर किस बात पर करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
जैसे एक आपके पास में कॉपर का वायर लिया है, एक एल्यूमिनियम का लिया, तो इस बात पर निर्भर करेगा कि पदार्थ हमने अलग अलग ले लिया। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करेगा। विशिष्ट प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करेगा। किस पर? ताप पर भी निर्भर करेगा। विशिष्ट प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करेगा? और ताप पर भी निर्भर करेगा। यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था और यहां विशिष्ट प्रतिरोध केवल ताप पर निर्भर करेगा, इसके अलावा और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन आया हुआ, वो क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था आपके पास में? एक कॉपर के तार की लंबाई, यदि एक कॉपर के तार की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। यदि कॉपर के तार की लंबाई को 2 गुना, ठीक है, वह क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, ठीक है, तब विशिष्ट प्रतिरोधकता, तब विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करो। यदि पहले विशिष्ट प्रतिरोधकता, यदि पहले कॉपर के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता यदि पहले कॉपर के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता 2 रो थी, पहले विशिष्ट तार की प्रतिरोधकता कितनी थी? कॉपर के तार की 2 रो थी। अब आपको, जब आपने तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया और आपके पास में क्षेत्रफल को आधा कर दिया, उस स्थिति में विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान बताना है, तो आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगी, वही रहेगी, सेम ही रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करता। 2 रो थी तो बाद में भी कितनी रहेगी? 2 रो ही रहेगी। ठीक है, अब यहां से आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके पास में इसकी यूनिट लिख दी। अब आपको क्या लिखना है कि चालकता क्या होती है, चालकत्व क्या है और चालकता क्या होती है, दोनों में डिफरेंस। तो यहां देखोगे चालकत्व, और एक क्या लिखना है? चालकता लिखनी है। तो चालकत्व तो क्या होगा, यहां लिख देते, चालकत्व नाम आए ना तो कंडक्टेंस, ये तो क्या होगा आपके पास में? प्रतिरोध का उल्टा होगा। किसका होगा? प्रतिरोध का। यदि चालकता नाम आए, क्या है? चालकता, सिग्मा से डिफाइन करते हैं, ये किसका उल्टा होगी? विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होगी। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। अब इनकी यूनिट और सुन लो। ये तो क्या है? चालकत्व। प्रतिरोध का उल्टा क्या होती है? चालकत्व होती है। और चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम पढ़ा अपने प्रतिरोध का, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा? महो। उल्टा पढ़ो, आपके पास में क्या आया? ओम आ रहा है, तो ये क्या होगी आपके पास में? यहां से यूनिट, अभी अभी आपने रो की यूनिट क्या पढ़ी? ओम मीटर पढ़ी है, देख लो चाहे पीछे। अभी अभी आपने इसकी यूनिट क्या पढ़ी है? ओम मीटर पढ़ी है, ये लो। तो यहां पर आपके पास में कितनी आएगी? 1 में ओम मीटर। यानी कि हम ये क्या लिख सकते हैं? ओम मीटर इनवर्स। अब इन ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? महो मीटर इनवर्स।
तो कुछ भी पूछ ले आपके पास में, आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये क्या आपके पास में चालकता और चालकत्व है, ठीक है, यानी प्रतिरोध की प्रॉपर्टी का पता चल गया। यानी किसी परिपथ में हमने क्या क्या सोल्व कर लिया, प्रतिरोध के बारे में। अब प्रतिरोध को जब भी जोड़ना होगा किसी परिपथ में, अब परिपथ में जोड़ने की बात है, तो प्रतिरोध को जोड़ने का तरीका क्या होगा, यहां लिखो, प्रतिरोध, परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ना, परिपथ में, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, परिपथ में परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ना। पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। किसी परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ना है, तो प्रतिरोध को जोड़ने के कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे। कितने होंगे, दो। एक तो कौन सा तरीका होगा आपके सामने, एक तरीका क्या होगा आपके पास में, श्रेणी क्रम होगा, और दूसरा कौन सा होगा, समांतर क्रम होगा। दूसरा कौन सा होगा, समांतर क्रम। यहाँ एक तो कौन सा फॉर्म, श्रेणी क्रम होगा, और एक फॉर्म कौन सी होगी, समांतर क्रम की। इसे कौन सी, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बनाते कैसे हैं किसी भी सर्किट को इस तरह में, तो बनाने का तरीका देख लो। श्रेणी क्रम के अंदर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते जिसके अंदर आपके पास में 2 या 3 प्रतिरोध जुड़े। देखो यहाँ आपके पास में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, आपके पास में 3 प्रतिरोध जोड़ दिए हमने। कितने जोड़ दिए, 3। एक R1, एक R2 और एक R3, ठीक है, ये बैटरी जोड़ दी हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास में यहाँ समांतर क्रम में, मतलब इस तरीके से लाइनें क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। इसमें हमने क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास में ये प्लस और ये माइनस, आप लोग खुद ही बता दोगे इसके आंसर। धारा हमेशा भी ये भी बताइए आपके पास में प्लस से कहां जाती है, बैटरी के माइनस की ओर जाती है करंट। पहले तो करंट फ्लो करवा दो इसमें, प्लस से माइनस की ओर। अब यहाँ देखो करंट आपके पास में जैसे ही इसके अंदर करंट इंटर किए, इसमें तो क्या है, एक ही ब्रांच चल रही है। अब इसमें देखो कि कितने भागों में टूटी, 3 रास्ते, तो तीनों रास्तों में कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा, ठीक है। जैसे इनको रास्ता नहीं पता तो क्या करेंगे, कुछ भाग I1 इधर चला गया, कुछ I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया। तो यहाँ क्या आपके पास में धारा क्या रहती है, I सेम ही रहता है, नहीं टूटती। इसमें धारा क्या होती है आपके पास में, करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। हर एक ब्रांच के अंदर क्या होगी, प्रतिरोध में। इसमें धारा I1 जा रही है, इसमें क्या है, अलग जा रही है। अब आती है वोल्टेज। बैटरी पर क्या होता है, कितने वोल्ट की बैटरी है ये भी तो पता होनी चाहिए। जैसे 2 वोल्ट की है तो 2 की, 3 की है तो 3 की। अब देखो यहाँ पर ये वोल्टेज है, तो आपके पास में जैसे ये धारा गई है तो कुछ करंट का ड्रॉप R1 पर हो गया, कुछ करंट का लॉस R2 पर हो गया, कुछ का R3 पर। तो आपके पास में सब में यहाँ लगातार जब वो वोल्टेज बचेगा तो वो लास्ट में क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर इसमें वोल्टेज का ड्रॉप V1 मान लिया, यहाँ क्या मान लिया V2, और यहाँ क्या मान लिया V3। तो यहाँ I सेम है तो V क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ देखो आपके पास में ये तो करंट थी, अब वोल्टेज की बात आएगी। तो वोल्टेज यहाँ क्या रहेगी, इस ब्रांच का एक सिरा बैटरी का प्लस और इसका माइनस, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ रेजिस्टेंस, जब भी प्रतिरोध सोल्व करते हैं तो कितना आया था यहाँ सोल्व करने पर, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। याद है आप लोगों को, यहाँ तक आपके पास में श्रेणी क्रम में यही फॉर्मूला पढ़ा आपने, और समांतर क्रम में क्या पढ़ा आपके पास में, 1/1 में R1 पैरेलल के लिए, 1/में R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से पढ़ा है समांतर में, ठीक है।
अब जब आपके पास में यहाँ तो देखो कि लगातार प्रतिरोध जुड़ रहा है और यहाँ लगातार 1/में है, तो यहाँ पर आपको एक बात पता चली कि यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध जुड़ता जा रहा है, यानी बाधा ज्यादा आती जा रही है। तो यहाँ क्या होगा कि प्रतिरोध का मान, यहाँ लिखोगे क्या, लिखोगे कि प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक प्राप्त होगा। और यहां क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध का मान यहां परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होगा आपके पास में, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम प्राप्त होगा। यहां क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो यहां से क्या पता चला आपके पास में, इसीलिए घरों में जितने भी कनेक्शन, आपको प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो धारा क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। धारा के ज्यादा होने पर क्या होगा आपके पास में, सॉरी, प्रतिरोध का ज्यादा होने पर क्या होगा, करंट कम होगी। इसीलिए जो घरों में आपके पास में इंस्ट्रूमेंट जोड़े जाते हैं वो श्रेणी में जोड़ोगे, समांतर में, समांतर में। तो यहाँ नोट लगाकर क्या लिखोगे, घरों में उपयुक्त, घरों में प्रयुक्त उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वो इसीलिए जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ताकि हमें प्रतिरोध क्या चाहिए, कम चाहिए। समांतर क्रम में ही प्रतिरोध का मान रिजल्टेंट का क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट नोट नंबर 2 लिखोगे यहां, यहां लिखोगे बॉक्स में नोट नंबर 2। यदि आपके पास में n प्रतिरोध जुड़े, n प्रतिरोध परिपथ में, n प्रतिरोध परिपथ में जुड़े हों, लेकिन कैसे हों, जिनका, लेकिन सभी का मान समान हो, तो श्रेणी व समांतर क्रम के संयोजनों का अनुपात हो गया, संयोजन का अनुपात क्या होगा, श्रेणी व समांतर के संयोजन का अनुपात क्या होगा। तो सीरीज में देखो यहां पर RS, R1 R2 R3 n बार जोड़ोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, n R आ जाएगा। और यहां पर आपके पास में RP के लिए देखोगे तो कितना आ जाएगा, R/n आ जाएगा। दोनों का रेशियो देखो, पहले श्रेणी आ रहा है तो RS बटा RP कितना आएगा, पहले श्रेणी आ रहा है तो यहाँ RS बटा RP कितना आ जाएगा वो देखो, यहां से आपके पास में क्या है, यहाँ क्या हुआ कि आपके पास में सभी का प्रतिरोध आपने बराबर कर दिया। यहाँ लिख देते हैं RS बराबर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश n बार ऐड करना है, लेकिन सभी क्या है, मान बराबर हैं n टाइम। और वही आपको पैरेलल में करना है, 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R। कितनी बार जोड़ना है आपको, n बार जोड़ना है। तो 1/RP किसके बराबर मिलेगा, n/R के। तो यहां से सीरीज के लिए सोल्व करोगे तो RS किसके बराबर मिलेगा, nR के। तो दोनों का अनुपात देखो कितना आ रहा है, दोनों का क्या चेक करना आपको, अनुपात। श्रेणी पहले आ रहा है तो श्रेणी का पहले आएगा, श्रेणी में पैरेलल का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, n² आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। आपके पास में पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन का जो रेशियो आता है n के लिए, वो कितना आता है, n² के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, n² के बराबर आता है।
ठीक है, आपके पास में एक श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन हुआ। अब आपके पास में प्रतिरोध के बारे में जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, वैसे अब आपको किसके बारे में, धारा के बारे में मिल गई, प्रतिरोध के बारे में मिल गई। अब कल आपके पास में विभव के बारे में आपके पास में क्या करेंगे, अब जानकारी लेंगे, किसके बारे में, वोल्टेज के लिए लेंगे। अब वोल्टेज के लिए क्या होता है, आपको तो अभी करवा देते हैं विभव के लिए भी, ताकि आपके पास में विभव भी कंप्लीट हो जाए, फिर कल ओम का नियम पढ़ लेंगे। यहां लिखो विभव। विभव क्या होता है, यदि आपके पास में कोई भी आपके पास में वोल्टेज जो होगा, किसी चाहे बैटरी का मान लो, चाहे आपके पास में नॉर्मल किसी के लिए भी मान लो, तो आपके पास में क्या होगा कि किसी दूसरे आवेश को उसके विद्युत क्षेत्र में लाने के विरुद्ध जितना काम किया जाता है, एक्सटर्नल वर्क जितना होता है, वो क्या होता है, विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है। तो विभव का फॉर्मूला यहाँ क्या हुआ, W/Q। क्या हुआ, V बराबर W/Q। तो W क्या है यहाँ, कार्य, कार्य का मात्रक क्या पढ़ा आपने, जूल, और आवेश का क्या पढ़ा आपने, कुलाम। तो जूल पर कुलाम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास में पहली सिचुएशन क्या थी कि आपके पास में एक चार्ज था, उस चार्ज के चारों तरफ क्या जनरेट होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इस चार्ज की तरफ आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज को बाहर से लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और आपको इसके फील्ड में लेकर आना है। कोई दूसरा चार्ज है Q0, इसको लेकर आ रहे हो किसके, Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हो, तो इसको आपके पास में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में इसका एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होगा, W/Q होगा। क्या होगा, W/Q होगा। अब आपके पास में ये क्या कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हो। ठीक है, और कहां लेकर आ रहे हैं, बिंदु A तक लेकर आ रहे हो। तो आपके पास में क्या लिखा जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस VA बराबर W/Q। क्या होता है, V आपके पास में विभव के लिए V2 माइनस V1, अनंत से यहां तक लेकर आ रहे हैं। अनंत के लिए विभव कितना होता है भाई, 0 होता है। अनंत के लिए विभव कितना होता है, 0 होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप इन्फिनिटी से A करो। ठीक है, अब आपके पास में ये भी हो सकता है आपके पास में A से इन्फिनिटी हो जाए, तब भी आपके पास में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर अनंत पर विभव का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यहां लिख लेंगे अनंत पर विभव का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी यदि परिभाषा लिखनी हो, क्या लिखनी हो, इसकी परिभाषा लिखनी हो, तो कैसे लिखोगे, अनंत से किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विभव होता है, विभव कहलाता है। यदि आपके पास में क्या पूछ ले, विभवांतर पूछ ले, क्या पूछ ले आपको, विभवांतर। तो विभवांतर कुछ और नहीं है, आपके पास में दो बिंदुओं का अंतर ही क्या होता है, विभवांतर होता है। दो बिंदुओं का अंतर ही क्या होता है, विभवांतर। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में कोई फील्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई चार्ज है आपके पास में, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए से आप कहां तक लेकर जाओ, बी तक लेकर जाओ, तो VA माइनस VB क्या आ जाएगा, W/Q आ जाएगा। यदि बैटरी में लिखना चाहोगे तो बैटरी में क्या लिखोगे, दो टर्मिनलों के बीच में उत्पन्न विभवांतर ही क्या होता है आपके पास में। तो यहां यदि बैटरी में लिखो तो बैटरी में के लिए क्या लिखोगे, दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न, दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर, विभवों का अंतर क्या होता है आपके पास में, विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर। आज हमने यहाँ पर किसी भी परिपथ के लिए हमने क्या कौन कौन से बिंदु पढ़ लिए आपके पास में, हमने प्रतिरोध को पढ़ लिया, बैटरी को पढ़ लिया, करंट को पढ़ लिया। ठीक है, अब आपके पास में करंट के साथ में आवेश जितना आ रहा था वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब आपके पास में ये परिपथ में सामान्य परिपथ के लिए पढ़ लिया। अब आपके पास में यहां से अब क्या करना, आपको यहां देखना है कि नेक्स्ट आपके पास में जो आवेश है, कुल आवेश कैसे निकालते हैं।
फिर आपके पास में क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट आपके पास में है किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के लिए कैसे, बैटरी के अंदर कैसे होगा, VRMS, AC DC के लिए कर लिया, ठीक है। और प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, चालकत्व, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखो, जब भी कल आएंगे तब आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन लिखकर छोड़ो। यदि किसी चालक तार को खींचकर, किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को, उसकी लंबाई को 0.2% तक बढ़ा दिया जाता है तो चालक तार में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, ठीक है। चालक तार में क्या ज्ञात करना आपको, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। दूसरा, यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को 0.4%, 0.2% तक कम कर दिया जाता है, कम किया जाता है तो तार में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। आपको यह बताना वृद्धि होगी या कमी होगी, ठीक है। इसमें त्रिज्या दे रखी है, उसमें लंबाई दे रखी है, ठीक है। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। एंड थैंक यू।